हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। तो फ्रेंड्स, ये छठवां टेस्ट है जूनियर असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर का। और देखिए, कंप्यूटर में जो टेस्ट हैं ये आपको क्या है कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे देंगे और इन इन्फॉर्मेशंस का आप यूज़ कर पाएंगे सीधे सीधे एग्ज़ाम में। तो यदि कंप्यूटर आपने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है तो दो चीज़ें ज़रूर करिए। एक तो करिए आप PYQ। तो PYQ आपको, हालांकि इसमें भी कुछ मिल जाएगा हमारे चैनल में, और आप किसी भी बुक से करिए तो PYQ कर लीजिए। और दूसरी चीज़, ये जो हम यहाँ पर आपको टेस्ट करा रहे हैं, इसमें से PYQ के साथ साथ में जो भाई आने की संभावना है वैसे ही प्रश्न इसमें से यहाँ पर लिए जाते हैं, तो इनको भी ज़रूर सॉल्व करिएगा। और बाकी देखिए 5 टेस्ट जो इसके पहले के हैं वो भी सॉल्व कर लीजिएगा, आपको कंटेंट मिलेगा तो उसका आप उपयोग कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। तो भाई 15 प्रश्न इसमें भी हैं। प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है शॉर्टकट, दूसरा है टास्क बार, तीसरा आइकॉन और चौथा है कर्सर, और फिर यह ऊपर में से कोई नहीं। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कर्सर। देखिए, कर्सर क्या होता है? जब भी आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो आपको एक इस तरह का तीर दिखाई देता है, ये तीर होता है ये इस तरह का। और जब आप माउस को इधर उधर करते हैं तो ये मूव करता है। तो ये क्या है कि जिस तरफ आप माउस करेंगे उस तरफ को मूव करेगा। तो ये टिमटिमाता हुआ जो यहाँ पर एक ये बात बोल रहा था, इसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा था, तो ये यहीं पर क्या है कि इसको हम कर्सर कहते हैं। और इससे क्लिक करते हैं जब भी हम, तो क्लिक करने से इससे इनपुट देते हैं हम, है ना भाई। जो माउस है, माउस क्या है कि इनपुट डिवाइस है। तो माउस इनपुट, जब हम माउस से इनपुट देते हैं तो वो इसके थ्रू ही देते हैं। जहाँ ये कर्सर होता है तो हमें ये पता चलता है कि हाँ, इस जगह हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, इस आइकॉन पे क्लिक कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन देखिए दिया है थंब ड्राइव, दूसरा ऑप्शन दिया है वेब ब्राउज़र, तीसरा है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स, तीसरा है स्प्रेडशीट, और चौथा है मतलब इसके पांचवा जो है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं, लास्ट ऑप्शन। तो देखिए, इसमें से जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है वो नहीं है थंब ड्राइव। थंब ड्राइव क्या है? थंब ड्राइव एक सेकेंडरी डिवाइस है। सेकेंडरी डिवाइस मतलब स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करती है। बाकी यहाँ पर देखिए, जैसे देखिए वेब ब्राउज़र, तो वेब ब्राउज़र क्या होता है भाई? जब भी हम इंटरनेट पे ओपन करते हैं, जैसे गूगल क्रोम हमने ओपन किया, क्रोम, तो क्रोम क्या है? क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें वेब में यानी इंटरनेट पे क्या करता है, नेविगेट करने के लिए हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? जैसे आप मान लीजिए MS वर्ड लेते हैं तो ये क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। तो इस प्रकार से वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के जो भी होते हैं ये क्या होते हैं कि ये सारे के सारे यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। स्प्रेडशीट, ये देखिए स्प्रेडशीट जो होती है, जो हम एक्सेल में काम करते हैं, जिस उसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं, और ये भी क्या है? एक यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की एक टेबल में बैंडेड रो और कॉलम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो बैंडेड रो के बारे में यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है वो बात हमें बताना है। ऑप्शन देखिए, पहला दिया है बैंडेड रो कॉलम में अन्य रो या कॉलम की तुलना में एक या अधिक अतिरिक्त सेल हो सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है बैंडेड रो ऑब्लिक कॉलम सभी रो कॉलम का सारांश प्रदर्शित करता है। तीसरा ऑप्शन दिया है, देखिए बैंडेड रो कॉलम में सम और विषम रो ऑब्लिक कॉलम को दूसरे रंग के साथ प्रदर्शित किया जाता है। अगला ऑप्शन इसमें दिया है, देखिए बैंडेड रो ऑब्लिक कॉलम दो या अधिक रो ऑब्लिक कॉलम को मिलाकर बना होता है। और फिर ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका देखिए C ऑप्शन जो है ये सही है, यानी कि बैंडेड रो ऑब्लिक कॉलम में सम और विषम रो ऑब्लिक कॉलम को एक दूसरे के साथ रंग के साथ में यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न है, एक्सेल कार पुस्तिकाओं का फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो जो आप एक्सेल की फाइल बनाते हैं उसका एक्सटेंशन कौन सा होता है? ऑप्शन देखिए दिया है .txt, दूसरा है .jpg, तीसरा है .zip, चौथा है यहाँ पर .ppt, और फिर उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो देखिए जो एक्सेल होती है, जो हम एक्सेल की जो शीट बनाते हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है, उसका एक्सटेंशन जो होता है फ्रेंड्स वो होता है देखिए .xls, यानी कि इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन, ये सही होगा। तो हमें याद रखना है क्या एक्सटेंशन क्या होता है इसका, एक्सेल फाइल का .xls एक्सटेंशन। देखिए क्या होता है, जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं तो जिस तरह की भी फाइल बनाएं हम, जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हैं, तो डॉक्यूमेंट में मान लीजिए मैंने अगर फाइल का नाम दिया है कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए कि अपना मैंने रिज्यूम बनाया तो मैंने लिख दिया उसमें, जैसे मैंने लिखा मान लीजिए कि RE या रिज्यूम लिखा, ये कुछ भी लिख दिया डॉट। अब यदि देखिए डॉस फाइल बनाई है तो मैंने कहूँगा .doc। इसको यदि मैंने मान लीजिए कोई इमेज बनाई है, ठीक है, जैसे मान लीजिए इमेज बनाई है मैंने, इमेज में मान लीजिए कि मुझे फ़ोटो लिखना है तो मैंने मान लीजिए लिख दिया PH डॉट। अब इमेज है यदि, तो इमेज में किस तरह की इमेज है, जैसे कि देखिए JPEG है ना, या फिर PNG है। तो ये JPEG क्या बनाता है, जैसे ये है JPG या JPEG, तो ये भी एक क्या है एक्सटेंशन। तो नाम के बाद में डॉट के साथ ये जो लगाया जा रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन जो ये एक्सेल का एक्सटेंशन होता है .xls होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बाकी देखिए TXT फाइल, जब भी हम कोई टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, टेक्स्ट जैसे मान लीजिए कि हमने वर्ड में न बना के मान लीजिए एक हमने सीधे सीधे यहाँ नोटपैड लिया, क्या लिया, नोटपैड लिया, और नोटपैड में हमने कोई मैटर बनाया, इसको मान लीजिए कि मैंने फाइल 1 दिया जैसे, ठीक है, फाइल मैंने नाम दे दिया। फाइल जैसे ही नाम दूंगा और जब इसको सेव करूंगा तो ये जो फाइल बनेगी वहाँ पर जो दिखाई देगी, मुझे दिखाई देगी फाइल .txt, ठीक है। तो ये TXT टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन है। यहाँ JPEG हमने देखा, JPG या JPEG जो ये है ये इमेज का होता है। जिप फाइल, देखिए एक फाइल होती है जिप, जिप को आप कह सकते हैं ये प्रोटेक्टेड फाइल होती है, तो वो जिप फाइल होती है, तो उसका .jip ये होता है जिप का। दूसरा देखिए यहाँ पर दिया है .ppt। PPT जब हम पावर पॉइंट बनाते हैं, भाई MS जो ऑफिस है, MS ऑफिस में एक पावर पॉइंट होता है, तो पावर पॉइंट बनाने में जब हम जैसे मान लीजिए मैंने बनाया यहाँ पे पावर पॉइंट PO और मान लीजिए डॉट अगर सेव किया तो PPT बन जाएगा ये, है ना। तो ये क्या हुआ कि पावर पॉइंट के लिए यहाँ पर फाइल का नेम हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक उपकरण एक साधारण स्विच के रूप में कार्य कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक उपकरण एक साधारण स्विच के रूप में कार्य कर सकता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है डायोड, दूसरा है ट्रांजिस्टर, तीसरा है संधारित्र, चौथा है यहाँ पर प्रतिरोधी, और या फिर ऊपर में से कोई नहीं। तो देखिए एक स्विच के रूप में जो है ट्रांजिस्टर काम कर सकता है। हम कंप्यूटर के बारे में देखिए जानते हैं कि कंप्यूटर की जो सेकेंड जनरेशन थी, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। जो पहला जनरेशन था कंप्यूटर का, तो पहले जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब यूज किए थे, और वैक्यूम ट्यूब जो था बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन करता था, बहुत ज़्यादा हीट पैदा करता था। फिर हमने जब और रिसर्च किया तो हमने क्या किया कि ट्रांजिस्टर का यूज करना शुरू किया। तो ट्रांजिस्टर जो है यहाँ पर स्विच के रूप में यहाँ पर काम कर सकता है, कि यानी एक ट्रांजिस्टर जो है स्विच यानी ऑन या फिर ऑफ को दिखा सकता है। तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर में जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो 0 1 पे काम करते हैं। तो जो ट्रांजिस्टर की जो स्टेज है वो 0 या 1 हो सकती है, यानी ऑफ हो सकता है या फिर ये ऑन हो सकता है। तो इस प्रकार से ट्रांजिस्टर जो है एक स्विच के रूप में काम कर सकता है। अगला देखिए, डिजिटल इमेज के संबंध में DPI का पूर्ण रूप क्या है। तो डिजिटल जो हमारी इमेज है, मतलब कंप्यूटर में या मोबाइल में जो हम इमेज देखते हैं, इसमें से DPI का क्या मतलब है। ऑप्शन देखिए दिया है डेसिमल पर इंच, दूसरा है डेटा पर इंक्वायरी, तीसरा है यहाँ पर देखिए डिजिट्स पर इंच, चौथा ऑप्शन दिया है यहाँ पर डेटा पर इंच, और या फिर उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए DPI में इसमें जो ऑप्शन है उपरयुक्त में से कोई नहीं सही होगा, क्योंकि DPI क्या होता है, DPI का मतलब होता है डेटा पर इंच, ठीक है। क्या होता है, सॉरी डेटा नहीं, डॉट होता है, क्या होता है, डॉट, है ना। तो DPI का क्या मतलब है, डॉट पर इंच। अब क्या होता है, जैसे देखिए मान लीजिए कोई एक इमेज है आपके पास, तो इसके 1 इंच में कितने डॉट हैं, इसको बोलते हैं डॉट पर इंच, यानी DPI।
DPI दरअसल किसी भी इमेज का, जैसे हम सामान्यतः किसी वस्तु का घनत्व देखते हैं, तो वो घनत्व की तरह ही आप इसको समझ सकते हैं। जब भी आप कोई इमेज लें और इस इमेज को आप फैलाएं, बहुत सारा है ना, ऐसे ऐसे फैलाएं, तो जब भी आप फैलाएंगे तो लास्ट में आप देखेंगे कि उसमें ये चार चार कोने के इस तरह के आपको वो दिखाई देंगे, ये डॉट दिखाई देंगे। ये जो डॉट होते हैं ना, इन्हीं डॉटों के जो घनत्व को यहाँ पर एक प्रकार से DPI कह रहे हैं, यानी डॉट पर इंच। ठीक है, डॉट पर इंच। तो जितने ज़्यादा डॉट पर इंच होंगे किसी भी इमेज में, वो इमेज उतनी ही ज़्यादा क्लियर दिखाई देती है। अगला देखिए प्रश्न है, लिनक्स एक खाली स्थान ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स जो है, लाइनेक्स यानी किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए हैं, मैक, विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन सोर्स, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भाई देखिए, जो लाइनेक्स है ना, लाइनेक्स क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो पब्लिकली अपनी कोडिंग उपलब्ध करा देता है। कोडिंग का मतलब ये है कि देखिए, जैसे एक सॉफ्टवेयर बना है, तो ये सॉफ्टवेयर किस तरह से बनाया गया है, इसमें कोड जो है किस तरह लिखा गया है, किस लैंग्वेज में लिखा गया है, कैसे लिखा गया है कोड, ये अगर पब्लिकली कोई सॉफ्टवेयर कोई कंपनी अगर उपलब्ध करा देती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब यानी ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में एक ये बात होती है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में लोग इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे ये आया ओपन सोर्स, ये आपको इंटरनेट में इसका कोड जो है, सोर्स कोड मिल जाएगा। इस सोर्स कोड को आपने डाउनलोड किया, आप इस सोर्स कोड में यदि कुछ बदलना चाहते हैं तो कुछ बदल के आप अपना यूज कर सकते हैं। या फिर इसमें कोई खामी है, देखिए तो खामी है अगर, तो कोई जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो इस पर क्या करते हैं कि अपना अपना आजमाते रहते हैं। तो कोई प्रोग्रामिंग इसमें अपनी जोड़ के वो इसको और अच्छा बना सकते हैं और इसकी सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, और वो वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इसको पब्लिक कर सकते हैं, और वो जो कंपनी है उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो उसको भी ऐड किया जा सकता है यदि वो वैलिड उसमें से चेंजेस हुआ है। तो ये होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो लाइनेक्स है अपना कैसा है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगला देखिए प्रश्न है, विंडोज़ में एक नया फोल्डर बनाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है, टास्क मैनेजर, कंट्रोल पैनल, नेविगेशन बार। चौथा ऑप्शन है विंडोज़ एक्सप्लोरर या फिर फाइल एक्सप्लोरर। तो देखिए यहाँ पर विंडोज़ एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर का जो यूज है, ये मतलब यहाँ पर जब हम विंडोज़ में एक नया फोल्डर बनाते हैं तो वहाँ पे इसका उपयोग ये किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है? तो अपना जो कंप्यूटर होता है इसमें से हेल्प मेन्यू किस जगह पे उपलब्ध होता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया है एंड, है ना, एंड पे, या फिर स्टार्ट मेन्यू पे, या फिर टर्न ऑफ मेन्यू पे, या फिर रीस्टार्ट में, और या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो हेल्प बटन होती है, ये हेल्प बटन अपनी किस जगह होती है? तो हेल्प बटन को अगर आप देखें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो जो स्टार्ट मेनू होती है, स्टार्ट मेनू पे यहाँ पर ये जो है हेल्प बटन मौजूद होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतिम कॉलम का पता मतलब क्या है? यानी कि देखिए कैल्क ऑफिस जो है इसमें से जो अंतिम कॉलम होता है, क्योंकि ये कॉलम और रो के हिसाब से अगर हम इसको यहाँ पर डिवाइड करें, तो ये पूछ रहा है कि भाई इसका अंतिम जो कॉलम होगा वो क्या होगा? ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है AMJ, दूसरा है XFD, तीसरा है AMG, चौथा है यहाँ पर EM और J, और या फिर ऊपर में से कोई नहीं। तो देखिए ये जो इसका लास्ट जो कॉलम होता है कैल्क ऑफिस का, तो ये होता है देखिए AMJ। ठीक है, AMJ होता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी बाहरी संस्था को इंटरनेट वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग किया जाता है। यानी किसी एक कोई बाहरी संस्था है, उस बाहरी संस्था को यदि आप जो वेब पेज हैं उन वेब पेजों को यदि आप एक्सेस करने देना चाहते हैं तो वो किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन देखिए एक्स्ट्रानेट, दूसरा ऑप्शन इंटरनेट, तीसरा है इंट्रानेट, और चौथा ऑप्शन ये है यहाँ पर हैकर, और फिर ऊपर में से कोई नहीं। तो देखिए अगर किसी संस्था को मतलब कि जो इंटरनल वेब पेज हैं अगर उनको बाहर एक्सेस करने के लिए देना है तो उसके लिए हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं? एक्स्ट्रानेट का यूज करते हैं। किसका? एक्स्ट्रानेट का यूज करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछ रहा है कि भाई ईमेल पते में, जैसे ईमेल पता ये दिया है, क्या दिया है कि India@
solu.edu में इंडिया क्या है। इसमें जो पहले ये इंडिया दिया है @ के पहले, तो इंडिया क्या है? ऑप्शन देखिए दिया है यहाँ पर, यूज़र नेम, पासवर्ड, डोमेन नेम, सर्वर नेम, ऊपर एक में से कोई नहीं। तो ये है फ्रेंड्स यूज़र नेम, मतलब @ के पहले जो यहाँ पर लिखा है, ये लिखा जाता है, इसको हम यूज़र नेम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और बाद में जो होता है यहाँ पर, ये क्या होता है कि डोमेन नेम होता है, ठीक है। जैसे @ के बाद में ये जो लिखा है ना, तो इसको कहेंगे डोमेन नेम हो गया, ठीक। अगला देखिए प्रश्न है, कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम SEO क्या है? यानी जो SEO है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है ये। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है, सिस्टम इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तीसरा है स्ट्रक्चर्ड इंजन ऑप्टिमाइजेशन, चौथा ऑप्शन है एकल इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और या फिर ऊपर में से कोई नहीं। तो देखिए SEO, ये SEO जो होता है, इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये दरअसल गूगल में भी काम करता है। दरअसल जब भी देखिए हम क्या करते हैं कि जैसे मैं वीडियो आपको अपलोड करता हूँ, है ना, अपना ये वीडियो, तो वीडियो अपलोड करने में जो मैं इस अपने यूट्यूब में टैग लिखता हूँ या उसका नाम लिखता हूँ, ये सारी चीज़ें जो भी मैं उसमें रखता हूँ, तो वो किस हिसाब से होंगी? वो होंगी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब सर्च इंजन कैसा हो? सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन जो सॉफ्टवेयर है, तो सर्च इंजन में जो चीज़ पकड़ में आए, जैसे मान लीजिए मैं इसका जो नाम देता हूँ कि भाई जूनियर असिस्टेंट टेस्ट नंबर ये, या फिर मॉक टेस्ट 2025, ये जो नाम आप देखते होंगे, तो चूंकि ये जो सर्च ऑप्शन है, आप यदि मान लीजिए सर्च करके वीडियो देख रहे होंगे मेरा, तो आप भाई उसमें डालते होंगे कि भाई UP-SSC जूनियर असिस्टेंट मॉक टेस्ट, ये इस तरह का डालते होंगे। तो सर्च इंजन में यदि ऐसा कुछ पड़ा होता है कि कहीं कहीं पर, तो उसको वो क्या करता है? ढूंढ के देता है। तो यही काम है यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, ठीक है। और यहाँ पर फुल फॉर्म है इसका, यहाँ पर पूछा जा रहा था। अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न है, ई कॉमर्स का वह आयाम जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार वाणिज्य को सक्षम बनाता है कहलाता है। तो भाई ई कॉमर्स जो है यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, तो अगर ये सीमाओं के बाहर यानी विश्वव्यापी अगर हम एक्सेस करें या विश्वव्यापी व्यापार करें, तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है, अंतरक्रियाशीलता, दूसरा है विश्वव्यापी पहुँच, तीसरा है प्रचुरता, चौथा है यहाँ पर हर जगह पर होना। तो इसमें से देखिए इसका ऑप्शन जो विश्वव्यापी पहुँच है, ये यहाँ पर सही होगा, क्योंकि भाई ई कॉमर्स को यदि आप आगे बढ़ाएंगे तो वो क्या हो? विश्वव्यापी होएगी। अगला देखिए प्रश्न है यहाँ पर, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिया है, यह एक जटिल मौसम मानचित्रण प्रणाली है जो समय की लंबी सीमाओं पर जलवायु पैटर्न का प्रोजेक्ट करती है। दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है, कंप्यूटिंग का मॉडल जिसमें आपको कंप्यूटर टर्मिनल के रूप में कार्य करता है और सर्वर का एक नेटवर्क आपके लिए प्रोसेसिंग पावर और स्टोरेज संभालता है। तीसरा ऑप्शन दिया है, यह केवल एक लोकल एरिया नेटवर्क के लिए एक मॉडर्न नाम है, और या फिर ऊपर एक तो सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये समझिए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग, इसमें से देखिए जो अपना ऑप्शन है ये दूसरा सही है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक मॉडल है जिसमें हमारा जो कंप्यूटर है वो टर्मिनल के रूप में काम करता है। देखिए इसको ऐसे समझिए आप, पहले क्या होता था कि जब इंटरनेट नहीं था तो जो डेटा था वो डेटा सीमित था, ज़्यादा डेटा नहीं था। फिर क्या हुआ कि भाई इंटरनेट आया, तो जब ये इंटरनेट नहीं था तब हम एक अपना पीसी में बैठ के काम करते थे, हमारा जो डाटा है इसी में क्या रहता था? स्टोर रहता था, तो हम अपना काम कर लेते थे। फिर जब इंटरनेट आया तो भाई इंटरनेट आया तो क्या हुआ कि डेटा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अभी देखिए आप एक दिन में ही किस किस तरह की वीडियो देख लेते होंगे या किस किस तरह का टेक्स्ट पढ़ लेते होंगे, तो डेटा बिग हो गया, तो जिसको हम कहते हैं बिग डेटा। अब जब ये बिग डेटा हो गया तो ये किसी एक कंप्यूटर में हैंडल नहीं हो सकता था, तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक क्लाउड बनाया। अब क्लाउड में क्या होगा कि सारा डेटा, सारे सॉफ्टवेयर इस क्लाउड में हमने स्टोर कर दिए, ठीक है, सर्वर के रूप में इसको हम क्या किया? स्टोर कर दिए। हम अब यहाँ अपने कंप्यूटर में एक टर्मिनल के रूप में बैठे हैं, ठीक है, टर्मिनल के रूप में हम क्या हैं? यहाँ पर बैठे हैं। अब हमें जिस भी सॉफ्टवेयर की
या जिस भी डेटा की आवश्यकता होगी हम सीधे सीधे यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे और हम यहाँ से सीधे क्या करेंगे, इस सॉफ्टवेयर को या इस डेटा को इस क्लाउड से एक्सेस कर लेंगे। तो यही है क्लाउडिंग कंप्यूटिंग और क्लाउडिंग मॉडल। ये क्लाउडिंग मॉडल से क्या हुआ कि हमें अपने स्टोरेज कैपेसिटी हमारी अगर कम भी है कंप्यूटर की, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई हम डेटा को क्या करें, उसमें से स्टोर करें। जैसे देखिए अभी आप साधारण से ये भी समझिए, मान लीजिए आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, अब ये वीडियो जितने भी MB का है तो आपको अपने कंप्यूटर में या आपको अपने मोबाइल में इसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जब भी चाहेंगे उसमें से सीधे सीधे आप टाइप करेंगे टारगेट इन गोल और सीधे सीधे वो चीज़ें क्या कर लेंगे, आप एक्सेस कर लेंगे। तो इस प्रकार से यही हमारी क्या है कि यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है। तो ये प्रश्न हमने 15 प्रश्न इसके पूरे कर लिए हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अब देखिए इसके साथ में जो ये डिस्क्रिप्शन जो बोला जाता है, ये डिस्क्रिप्शन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो इसको भी आप पढ़िए। स्पीड अगर कम हो तो इसको थोड़ा सा बढ़ा के पढ़िए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। देखते रहिए इस चैनल को और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करिए, और वीडियो अच्छे लगेंगे ही क्योंकि इनका कंटेंट फ्रेंड्स अच्छा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।